Hello friends, welcome back to UGC plugin in the series of HPSC PGT English. गाइज आज से हम शुरू करेंगे रोमांटिक एज। हमें बहुत से मैसेजेस मिले कि मैम पीडीएफ्स कहाँ से मिलेंगी। आपको पीडीएफ्स हमारी एप्लीकेशन यूजीसी प्लगइन से मिलेंगी। उसके लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए लिंक से सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करना है, जो कि बहुत आसानी से डाउनलोड हो जाती है। फिर 25 रुपीज का आपको एक कोर्स दिखेगा, उसमें आपको एनरोल करना है। एनरोल करके आपको जब आप उसमें एनरोल करोगे, व्हाट्सएप पर आपको पेमेंट का लिंक आएगा, वहां से आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट के सारे ऑप्शंस होते हैं, आप कार्ड से कर सकते हो, जीपे से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो। आपको सारे ऑप्शंस वो वहां पर दिखाएगा। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। फिर ऐप में जाकर आपको उसी कोर्स को ओपन करना है। वहां पर आपको कंटेंट में जाकर सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, आप उन्हें वहां से एक्सेस कर सकते हैं। सो ये प्रोसेस है। बहुत सारे डेली मैसेजेस आ रहे हैं, जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिए हैं वो इग्नोर कर सकते हैं। एंड जिन्हें नहीं मिल पा रहा है या कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है वो इस तरह से ट्राई करें। एक और बात, मैंने ऑलरेडी आंसर्स की लेंथ बढ़ाकर उसे सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ऐप पर अपलोड कर दिया है। जो हमने शेक्सपियर के क्वेश्चंस किए थे, जिनको सिंपल लैंग्वेज में करना है वो न्यू डॉक्यूमेंट से कर ले। पुराने वाले डॉक्यूमेंट्स को वो डिस्कार्ड कर दें या उससे ना पढ़ें। नए वाला डॉक्यूमेंट ले लें, उसमें लेंथ भी ज्यादा है एंड जो लैंग्वेज है वो भी काफी हद तक मैंने उसको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। मैंने एक नया डॉक्यूमेंट शेक्सपियर की बायोग्राफी है वो भी अपलोड किया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। उससे आपको शेक्सपियर को रिवाइज करने में काफी हेल्प मिलेगी। उसमें कोटेशंस भी हैं, कमेंट्स भी हैं और शेक्सपियर की सारी मेन डिटेल्स भी हैं। गाइज, मेरा आंसर छोटे लिखने के पीछे एक रीजन था। पहले मुझे भी लगा था कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 3-4 पेज तो हमें फिल करने ही चाहिए, बट जब मैंने पिछले पेपर को ध्यान से देखा तो उसमें लिखा है उन्होंने कि 200 वर्ड्स की लिमिट में ही आपको आंसर लिखना है। 200 वर्ड से कम नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत ज्यादा आप लिख सकते हो। साथ ही आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर शीट मिलेगी। आपको पिछले पेपर में उन्होंने ये चीज लिखी हुई है कि आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। तो अगर शीट में इसी हिसाब से स्पेस छोड़ा हुआ है और अगर आप ज्यादा लेंथी क्वेश्चन लिखेंगे तो आपके पास शीट्स कम रह जाएंगी एंड आपका पेपर छूट जाएगा। इसलिए आपको 200 वर्ड्स के आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसी रीजन से मैंने 200 वर्ड्स में आपको आंसर्स दिए थे और सोचा था कि अगर कोई लाइंस आपको चेंज भी करनी है तो आप अपना बेस तो बना ही रहे हैं। अच्छा, अगर वो वर्ड लिमिट सपोज इस पेपर में बढ़ा दे कि पिछले पेपर में उन्होंने 200, क्योंकि एचपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी गवर्निंग बॉडीज हैं उनका कोई भी से नहीं होता, वो कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी नियम चेंज कर देते हैं, उनके कोई रूल्स नहीं है। सो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि सपोज अगर वर्ड लिमिट बढ़ा भी दी जाए तो आप अपना बेस क्लियर कर रहे हैं, उसके ऊपर आप अपना काम कर रहे हैं। इतनी उम्मीद तो मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतने दिन से आपको कह रही हूँ कि सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। आप डेफिनेटली अपने आंसर को बढ़ा पाएंगे अगर आपने बेस क्लियर किया है। बट फिर भी मैंने अब जो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं उनमें लेंथ जो है पिछले क्वेश्चन से डबल कर दी है, ताकि अगर आपको उनमें से भी शॉर्ट करके कोई अलग से पर्सपेक्टिव से वो क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके पास इनफ मटेरियल होगा। चलिए अब हम रोमांटिक एज के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। आपको 15 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने यहाँ पर, और ये जो पीडीएफ है ऑलरेडी मैंने ऐप के ऊपर डाउनलोड कर दी है, तो आप उसको देख सकते हैं। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में किस तरह से उसको आंसर कर सकते हैं या उस क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब समझना बहुत जरूरी है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कल्ट ऑफ सेंसिबिलिटी। रोमांटिक एज हम कर रहे हैं। रोमांटिक एज का फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द cult of sensibility and its impact on romantic literature. How did this movement shape the emotional and aesthetic sensibilities of romantic poets? So इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में मैं बता देती हूँ आपको क्या करना है।
इसमें हमें कल्ट ऑफ सेंसिबिलिटी के बारे में बताना है। सो रोमांटिक एज में ये एक मूवमेंट चला था जिसमें इमोशंस की इंपॉर्टेंस के ऊपर जोर दिया गया था। सो रोमांटिक एज से पहले थी एनलाइटनमेंट एज। एनलाइटनमेंट एज में हर ऑथर, हर इंटेलेक्चुअल सिर्फ ये बात कह रहा था कि कोई भी चीज अगर आपको माननी है अपनी लाइफ में तो उसको तर्क के बेसिस पे पहले आप चेक करो कि वो कितनी सही है। अगर तर्क के बेसिस पे हमें उसके इनफ एविडेंसेस मिलते हैं, प्रूफ मिलते हैं, तो इसका मतलब वो सही है। बट रोमांटिक एज में क्या हुआ, कल्ट ऑफ सेंसिबिलिटी का जमाना आया। ये लोग क्या करते थे, ये तर्क से दूर रहते थे एंड पावर ऑफ फीलिंग्स की बात करते थे। वो कहते थे कि हर जगह जो तर्क है वो आपको आंसर नहीं दे सकता। इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर तर्क का जोर नहीं चलता है ना, कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूम तो रही है, बट इसके पीछे आप क्या लॉजिक दोगे, क्यों घूम रही है। सो इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम तर्क से डिसीजन नहीं ले सकते। सो पावर ऑफ फीलिंग्स की इंपॉर्टेंट बताते हुए ये मूवमेंट चला था। इसे ही हमें एग्जाम्पल से समझाना है एग्जामिनर को एंड इस तरह से हमें इसका आंसर लिखना है। बाकी डिटेल आंसर मैं आपको करवाऊंगी किस तरह से इसका आंसर प्रिपेयर किया जाए। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्लाइम एंड द ब्यूटीफुल एज डिफाइंड बाय एडमंड बर्क and other romantic theorists. How do these concepts influence the romantic poets exploration of nature and the human psyche? So जो एडमंड बर्क हैं वो एक फेमस थिंकर हैं और उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते थे। तो हमें इसके आंसर में क्या करना है, सबलाइन के ऊपर अगर आपने देखा हो, हमें ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रोमांटिक एज में इमोशंस के साथ साथ और क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, ब्यूटी, सबलाइम, ठीक है, सब्लिमिटी। सबलाइम क्या होता है, जो बहुत सुंदर हो, एंड नेचर, इन सारी चीजों की बात की गई थी। हमें एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट्स रोमांटिक एज के पोइट्स की पोइट्री को शेप करते हैं। सो सब्लिमिटी हो गई, नेचर हो गई, ये सारी मेन थीम्स हैं रोमांटिक एज के पोइट्स की। चाहे हम वर्ड्सवर्थ की बात करें, एस.टी. कॉलरिज की बात करें, सारे ऑथर्स ने इन्हीं चीजों के बारे में लिखा है। एंड एडमंड बर्क से मोस्टली लोगों ने इंस्पिरेशन ली है। उस टाइम के एक फेमस थिंकर थे वो। सबलाइम के कॉन्सेप्ट के लिए इनको जाना जाता है, एडमंड बर्क। सो इसका भी आंसर मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी। एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं, लास्ट तक जुड़े रहना। लास्ट में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी कि बेस के लिए हमें कौन कौन से ऑथर्स में से क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो है, एनालाइज द रोल ऑफ नेचर इन रोमांटिक पोइट्री। नेचर का क्या रोल है रोमांटिक पोइट्री में, हाउ डज नेचर सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सॉलेस एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल फॉर रोमांटिक पोइट्स। कुछ कुछ चीजें हमने इसी क्वेश्चन की पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस की होंगी, मतलब नेचर के बारे में पिछले क्वेश्चन में भी पूछा गया है। एंड जो सब्लिमिटी है वो कहीं ना कहीं नेचर को जोड़ के ही हम एक्सप्लेन करेंगे। सो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें नेचर के बारे में बात करनी है। कैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने बैक टू नेचर के ऊपर अपनी पूरी उम्र काम किया। वो बचपन से ही नेचर के बीच में पले बढ़े एंड उन्होंने समझा कि नेचर जो है वो किस तरह से हमें नर्चर करती है। एंड सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं बल्कि सारे ही रोमांटिक एज के जो ऑथर्स हैं, चाहे वो एस.टी. कॉलरिज हैं या कीट्स हैं या पी.बी. शैले हैं, सबने नेचर की इंपॉर्टेंस की कहीं ना कहीं बात की है। एंड वो अपनी पूरी लाइफ नेचर के बीच में रहने की कोशिश करते रहे। अपनी उन्होंने जो जगहें हैं जहां पर वो रहते थे उनको छोड़ दिया, वहां पर शिफ्ट हो गए। सो इन सारे एग्जांपल्स के साथ हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डिफरेंट पोएम्स के एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, जैसे एस.टी. कॉलरिज ने तो प्रे की है कि जैसा जीवन उनका खुद बीता है वैसा ही उनके बेटे का भी बीते। एंड इसके अलावा बहुत सारी पोएम्स है जिनके एग्जांपल्स हम इसमें दे सकते हैं। जब हम आंसर्स करेंगे तब हम देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, द पोएट एज अ प्रॉफिट, डिस्कस द रोमांटिक आइडियल ऑफ द पोएट एज अ विजनरी एंड प्रॉफिट। हाउ डज दिस कॉन्सेप्ट रिलेट टू द पोएट्स सोसाइटल
सॉरी सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्सर्न्स। सो अगर आपने बेस के ऊपर काम किया है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। सो अगर हम इस एज के ऑथर्स के बारे में देखें, इसमें हमें इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि किस तरह से जो रोमांटिक पोइट्स हैं उनकी जो पोइट्री है, पोइट्री के साथ साथ उन्होंने प्रोफेसीज भी अपनी पोएम्स में की हैं, यानी कि उन्होंने अपनी पोएम्स में ऐसी प्रोफेसीज की हैं, ऐसी चीजें बताई हैं जैसे कोई प्रॉफिट बताता है। प्रॉफिट कौन होता है? जो भविष्य बताते हैं, है ना। सो जो आज भी सच हो रही हैं, जो चीजें उन्होंने उस टाइम पे लिखी थी कि अगर जो लोग हैं बैक टू नेचर नहीं होंगे, और अगर जो अभी शहरीकरण हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस चल रहे हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा आने वाले फ्यूचर में, वो उन्होंने उस टाइम पर सालों पहले लिख दिया था। एंड आज जो हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपनी पोइट्रीज में, अपने वर्क्स में उस टाइम पर लिखा था। सो ऑब्वियसली इसी तरह से हम कह सकते हैं कि वो प्रॉफिट्स थे, कि इन प्रॉब्लम्स के बारे में उन्होंने पहले से ही लिख दिया, एंड इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में भी उन्होंने उस टाइम पर बताया था। कि पहले तो उन्होंने ये बताया था कि ये प्रॉब्लम्स रुक कैसे सकती हैं, आप इनको कैसे अभी कंट्रोल कर सकते हो ताकि फ्यूचर में ये दिक्कतें आपको नहीं आए। बट अगर लोग नहीं मानते हैं और अगर फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आती है तो तब भी उन्होंने इसका सोल्यूशन दिया था। एंड अगर आपने देखा हो, आज बहुत से लोग शहरों में नौकरियों के लिए तो आते हैं, बट फिर वो शहर की जिंदगी में वो सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो रोमांटिक एज के पोइट्स ने उस टाइम पर एक्सप्लेन की थी। एंड अब वो वापस से गांव के कल्चर में जाना चाहते हैं। अगर आपने ऐसे रेस्टोरेंट्स देखे होंगे जैसे चौकी धानी है, जगह जगह पर इस तरह के रेस्टोरेंट्स या इस तरह के एरियाज डेवलप हो रहे हैं जहां पर गांव का कल्चर दिखाया जाता है, चूल्हे का खाना दिखाया जाता है। वो क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि लोगों को अभी भी वो पसंद है, लोग वैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, बट सिर्फ पैसे के लालच में या देखा देखी उनको शहरों में रहना पड़ता है। एंड ये सारी चीजें उस टाइम पे रोमांटिक एज के पोइट्स ने हमें बताई थी। सो इसीलिए वो प्रॉफिट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायरनिक हीरो, एक्सप्लोर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बायरॉनिक हीरो, हाउ डज दिस फिगर चैलेंज ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ हीरोइज्म एंड मैस्कुलिनिटी। सो बायरॉनिक हीरो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये समझो कि आपको शायद ये क्वेश्चन मिल सकता है पेपर में। सो बायरॉनिक हीरो है क्या? बायरॉनिक हीरो बायरन के डॉन जुआन नाम के कैरेक्टर पर बेस्ड होता है, एंड जो खुद बायरन की पर्सनालिटी की रिफ्लेक्शन है। सो डॉन जुआन का जो कैरेक्टर है, बायरन ने खुद की पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस होके उस कैरेक्टर को लिखा था। यानी कि एक तरह से बायरन ने खुद के बारे में डॉन जुआन के नाम से एक्सप्लेन किया था। आज भी बहुत सारे राइटर्स ऐसे हीरोज को क्रिएट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम शार्लोट ब्रॉन्टे के जेन आयर को देखें। जेन आयर में मिस्टर रोचेस्टर का कैरेक्टर है जो कि एक बायरॉनिक हीरो है। सो बायरन ने जो हीरो बनाया उसमें कुछ फीचर्स डाले जिसकी वजह से उसको बायरॉनिक हीरो कहने लगे। अगर वो फीचर किसी भी कैरेक्टर के अंदर हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो बायरन ने लिखा है या नहीं, किसी और ऑथर ने बनाया, उसको हम बायरॉनिक हीरो कहते हैं। जैसे मिस्टर रोचेस्टर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं? वो टॉल हैं, हैंडसम है, वो रिबेलस भी हैं। अगर उनके साथ कुछ उसको लगता है कि गलत हो रहा है तो वो रिबेलन भी करते हैं, उससे बदला लेते हैं। ही डू नॉट बिलीव इन सोशल नॉर्म्स, वो सोशल नॉर्म्स में बिलीव नहीं करते। एंड लाइक्ड बाय विमेन, जो बायरॉनिक हीरोज होते हैं, वेमेनाइजर उनको कहा जाता है। एंड बहुत सारी विमेन के साथ उनके लिंक्स होते हैं एंड विमेन उनके पीछे भागती हैं। सो बायरॉनिक हीरो के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है कि वो है क्या, बायरन ने किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इस हीरो को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉथिक नॉवल। गॉथिक क्या होता है? एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हम क्या क्या लिखेंगे। एनालाइज द की फीचर्स ऑफ द गॉथिक नॉवल, हाउ डज दिस जॉनर कंट्रीब्यूट टू द रोमांटिक फैसिनेशन with the supernatural, the grotesque and the sublime. So गॉथिक नॉवल के हमें की फीचर्स यहाँ पर लिखने हैं कि गॉथिक नॉवल होता क्या है। ऐसे नॉवेल्स जिसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हो, जिसमें भूतों की, प्रेतों की ऐसी बातें हो, वहां पर हम कह सकते हैं कि उसे
वो गॉथिक नॉवल है। इस एज में काफी ऑथर्स ने गॉथिक नॉवेल्स लिखे हैं, जैसे मैरी शैले का फ्रैंकेनस्टीन है, होरेस वॉलपोल, एन रेडक्लिफ, इन सब ने गॉथिक नॉवेल्स को लिखा है। एंड जेन ऑस्टन ने अपने नॉवल नॉर्थैंगर एबे में गॉथिक नॉवल को पैरोडी किया है, यानी कि उन्होंने ऐसा कोई सुपरनैचुरल एलिमेंट उसमें एक्चुअल में डाला नहीं है, बट एक तरह से उन्होंने गॉथिक नॉवेल्स का मजाक उड़ाया। सो जो रोमांटिक एज है, अगर बेस की बात करें तो रोमांटिक एज में बहुत सारी सुपरनैचुरल एलिमेंट्स में विश्वास रखा जाता था। अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस लोग थे उस टाइम पर, क्योंकि वो लोग तर्क के ऊपर बिलीव नहीं करते थे कि जो चीज साइंटिफिकली प्रूवन हो, अगर उनको किसी भी सुपरस्टिशन में बिलीफ है तो वो उसको मानते थे, चाहे उसके ऊपर कोई कितने भी तर्क दे दे। जैसे इंडिया में हम बहुत सारे डेली बेसिस पे हम बहुत सारे सुपरस्टिशियस चीजों में विश्वास रखते हैं, सुपरस्टिशंस में, अंधविश्वासों में विश्वास रखते हैं। इस तरह से वो एक ऐसा टाइम पीरियड था इंग्लैंड में जहां पर बहुत सारे सुपरस्टिशंस में विश्वास किया जाता था। एंड इसी कारण वहां पर जो है गॉथिक नॉवेल्स को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली एंड बहुत सारे गॉथिक नॉवेल्स उस टाइम पर लिखे गए। तो हमें क्या करना है, हमें विद एग्जांपल्स होरेस वॉलपोल के, एन रेडक्लिफ, मैरी शैले एंड इन सारे ऑथर्स के गॉथिक नॉवेल्स को एक्सप्लेन करना है, एग्जांपल्स देने हैं कि कैसे इन नॉवेल्स में गॉथिक एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। सो आज मैं आपको 6 ही क्वेश्चन बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इन 6 क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं कल इनमें से 2-3 क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, जैसे हमने शेक्सपियर के किए थे। बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताऊंगी कि आपको अपना बेस बनाने के लिए, अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है रोमांटिक एज को पढ़ना, तो आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। आपको बेस के लिए पढ़ना होगा रोमांटिक एज का बैकग्राउंड, आपको डेफिनेटली देखना होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट लिंक है रोमांटिक एज एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन का। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जितनी भी जो आइडियोलॉजीज हमने अभी पीछे पढ़ी, सबलाइम, नेचर, ब्यूटी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रही थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। एंड इसके अलावा आपको कुछ ऑथर्स को देखना है। विलियम वर्ड्सवर्थ तो डेफिनेटली मेन ऑथर है, एस.टी. कॉलरिज, जॉन कीट्स, नोट कर लो आप इन सबको। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, जॉन कीट्स, पी.बी. शैले, लॉर्ड बायरन को आपको देखना है। फिर आपको कुछ प्रोज ऑथर्स को या नॉवलिस्ट को देखना है, मैरी शैले, चार्ल्स लैम्ब, थॉमस डी क्विंसी को भी आप सरफेस लेवल पर देख सकते हैं। और कुछ मेन इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट हैं जिनके एक एक 2-2 नॉवेल्स आपको करने हैं। वॉल्टर स्कॉट उनमें से एक हैं, जिन्होंने हिस्टोरिकल नॉवेल्स शुरू किए थे। जेन ऑस्टन के 6 नॉवेल्स की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, थीम्स आपको पता होनी चाहिए। एन रेडक्लिफ का एक ही नॉवल है, वो आपको पढ़ना है। होरेस वॉलपोल का एक नॉवल है। एंड फैनी बर्नी के बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको ऑब्जेक्टिव टाइम से ही बहुत कुछ पढ़ा चुकी हूँ, तो फैनी बर्नी को। सो ये सारे ऑथर्स को आपको करना है। एंड इन सारे ऑथर्स को कैसे करना है, इन सारे ऑथर्स की बेसिक डिटेल्स, जैसे थोड़ी सी आपको बायोग्राफिकल डिटेल्स, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनकी मेन थीम्स एंड इनके द्वारा दी गई इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम विलियम वर्ड्सवर्थ को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम विकिपीडिया पर वर्ड्सवर्थ लिखेंगे, ठीक है। गूगल पे जाएंगे, विकिपीडिया खोलेंगे, विकिपीडिया पर विलियम वर्ड्सवर्थ को लिखेंगे एंड साथ ही आप अपनी नोटबुक लेके बैठेंगे एंड नोटबुक में आप ये पॉइंटर्स बनाएंगे। कौन से पॉइंटर्स? बायोग्राफी, इंपॉर्टेंट वर्क्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, एंड थीम्स। सो जैसे जैसे आप विकिपीडिया का पेज पढ़ते जाएंगे, इसी कॉलम में इसी तरह से आपको सारी डिटेल्स एक ऑथर के बारे में विकिपीडिया पर दी होती है। एंड जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, इन कॉलम्स के आगे आप टिक करते जाएंगे कि ठीक है, मेरे को वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी की अंडरस्टैंडिंग हो गई कि उनका कोकरमाउथ में जन्म हुआ था, इस ईयर में हुआ था, फिर उनकी पढ़ाई घर पे हुई थी, फिर वो बाहर गए थे पढ़ने, ठीक है। एक बेसिक सी, उनकी जो सिस्टर है उसका नाम डोरोथी है, इनके पेरेंट्स नहीं थे,
एंड एक रिच फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, इनके पास लाइब्रेरी थी। तो इस तरह की डिटेल्स आपने सारी सरफेस लेवल पे पढ़ ली, आपको रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए ताकि आप उनको आंसर्स में यूज कर सको। ठीक है, फिर आप टिक करते जाओगे, आपको सरफेस लेवल पे एक अच्छी सारी चीजों की नॉलेज हो गई और इसी से आपको क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प मिलेगी। सिमिलरली आप एसटी कॉलेज के साथ करेंगे, जॉन किट्स। सो आप ये कर सकते हो कि चार चार नॉवलिस्ट और 4 पोएट्स जो हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे, बाकी लोगों को आप सरफेस लेवल पे पढ़ सकते हो। इस एज से आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, एसटी कॉलरिज है एंड जॉन किट्स, ये 3 पोएट्स ऐसे हैं जो पोएट्स होने के साथ साथ क्रिटिक्स भी हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इनके क्रिटिकल वर्क्स के बारे में भी देखना है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स के साथ एक प्रीफेस जोड़ा है, वो उनका क्रिटिकल वर्क है। मैं क्यों कह रही हूँ, ऑब्जेक्टिव में चल जाता है कि अगर क्रिटिसिज्म से एक क्वेश्चन आया, चलो हमने स्किप कर दिया, बट यहां पर अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव में लॉन्ग क्वेश्चन आ गया और आपने अगर क्रिटिसिज्म से कुछ नहीं पढ़ रखा होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। एंड सिर्फ 3 ऑथर हैं हमारे पास रोमांटिक एज में जिन्हें हमें एज अ क्रिटिक भी पढ़ना है, विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरिज एंड जॉन कीट्स। सो इनके कुछ कुछ क्रिटिकल चीजें मैं क्वेश्चंस कराते टाइम भी, जो क्वेश्चन के आंसर कराऊंगी उनको कराते टाइम भी डिस्कस करूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों ऑथर्स को आपको क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, इनका क्रिटिसिज्म आपको पढ़ के जाना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ अपने लेक्चर्स क्रिटिसिज्म के ऊपर भी शेयर करूं तो मुझे एटलीस्ट 50 कमेंट्स चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं तो मैं इसके ऊपर मेहनत नहीं करूंगी, बट इंटरेस्टेड हैं तो 50 कमेंट्स अगर मुझे मिलते हैं कम से कम, तो मैं इस सेक्शन के ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं तीनों ऑथर्स को डिटेल में कवर करूंगी एज अ क्रिटिक। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रख के रोमांटिक एज को पढ़ना है गाइस। 60 मार्क्स का जो है आपका मतलब 60% जो है आपका लिटरेचर से आएगा, ये वाला सेक्शन भी, सब्जेक्टिव पेपर भी। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। आपको हर तरह से हेल्प मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, उसके अलावा भी आपको कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। सो आज हमने 6 क्वेश्चंस देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आपको करवाऊंगी। बाकी के 11 क्वेश्चंस भी, मैंने 15 क्वेश्चंस लिखे हैं, बाकी के 11 क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे ये मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर दिए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो ये 15 क्वेश्चंस हैं, तो आप वहां से जाओ, इन क्वेश्चंस को देखो। जिसने जिसने रीडिंग कर ली है, अपना बेस बना लिया है, इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने की कोशिश करो। एंड जब मैं आंसर्स करवाऊंगी फिर मैच करना कि अच्छा आपने क्या इनमें से कुछ चीजें इंक्लूड की थी, क्या आपने वैसा सा ही आंसर, देखो आंसर इसके मल्टीपल बनते हैं, बट क्या आपने उसी तरह से इस आंसर को लिखा है, वही इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। तो इससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट, ये आप करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। स्टे ट्यून टू UGC plugin for more such videos. See you soon in the next video. Thank you.